हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 लेक्चर 1 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, इस चैनल पे अपलोडेड है। क्लास 12 का जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है बैंकिंग, जिसमें कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में बातें हो रही हैं, उसका आज क्लास नंबर 2 है, इट मींस लेक्चर नंबर 2 है। बेटा दो प्रकार के बैंक के बारे में चर्चा करवाई गई है आपके इस चैप्टर के अंदर। एक है कमर्शियल बैंक, जो हम चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, तो वो आपकी जॉब है, आप उसको अच्छे से देखिए। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं लेक्चर 2 के अंदर सेंट्रल बैंक के बारे में। पहले आप मेरे को सुनेंगे, उसके बाद मैं आपको आगे की स्लाइड्स दिखाऊंगा। बहुत इजी है चैप्टर, मजेदार है। कई बार एक फंक्शन पूछ लेता है पेपर में, जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वही आपको लिख कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा हूं। देखो सेंट्रल बैंक कौन है हमारे देश का। वैसे तो कई बार जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, मेरे देखते ही बच्चा लिख देता है सर हटाओ यार, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारे देश का सेंट्रल बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सर हमें पता है कि जितने भी हमारे देश में करेंसी नोट्स हैं, जो आप नोट यूज करते हो 100 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 20 रुपए, आप उस नोट को प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा, कल या अभी भी देख सकते हैं आप। उसके ऊपर क्लियरली लिखा हुआ होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स। सबसे पहले आरबीआई नोट प्रिंट करती है, देन इकोनॉमी चलती है। आपने कभी सोचा है, आप एक सब्जी खरीद के भी ला रहे हो, तो आप एक कागज का टुकड़ा किसी को दे रहे हो, आरबीआई का बना हुआ नोट किसी को दे रहे हो, तब आपके घर में सब्जी आ रही है, ठीक है। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इकोनॉमी को चलाने के लिए एक देश का सेंट्रल बैंक जो होता है, जैसे कि हम सिर्फ भारत की बात करेंगे अभी, क्योंकि हम इंडिया में पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो भारत के अंदर आरबीआई है, वो इस नोट को प्रिंट करता है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फंक्शन होता है, ठीक है। सर आप एक चीज और समझिएगा, आरबीआई जो बनी है भारत में, आरबीआई की स्थापना हुई है, एस्टैब्लिशमेंट हुई है, इसकी डेट्स में आपको आगे जो मेन स्लाइड्स है वहां पर भी दिखाऊंगा। आरबीआई बनी 1935 में, 1935 में। देखो बहुत कॉमन सेंस की बातें करते हैं। जब ये बनी आरबीआई को स्थापित किया गया, तो 1935 में जब आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुई, उस टाइम पे ब्रिटिश रूल था, क्योंकि हमें फ्रीडम 1947 में मिली थी, है ना। ये अभी एक नंबर की क्वेश्चन की ट्रेनिंग हो रही है, और हम आपको आरबीआई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सेंट्रल बैंक को समझ रहे हैं हम लोग। देखो कोई भी जो बॉडी बनती है इंडिया में, अगर हम जनरल वे में बात करें, अगर हम सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है, छोड़ देते हैं अभी, अब नहीं है इतना, ठीक है। कोई भी बॉडी का निर्माण होता है एक्ट के थ्रू। तो एक्ट आया था नॉर्मली जिस ईयर में बॉडी आई थी, जैसे आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, तो उससे एक साल पहले एक्ट आ जाता है। तो एक्ट ऑफ आरबीआई आया था, कई बार एक एक नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। एक्ट ऑफ आरबीआई आया था 1934 में, 1934। आरबीआई एक्ट, अगर क्वेश्चन में आ रहा है एक नंबर का क्वेश्चन कि किस ईयर में एक्ट ऑफ आरबीआई आया, तो 1934। आरबीआई एस्टैब्लिश्ड व्हिच ईयर, इन 1935। तो अगला क्वेश्चन, हम 1947 में आजाद हो गए, फिर आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ दोबारा से। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ था बेटा, नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई हुआ था बेटा 1949 में। नेशनलाइजेशन का मतलब मैं आपको लेक्चर 1 में ही बता चुका हूं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर फोकस डालती है, तो 1949। सर आप इतनी डेट्स पे क्यों? बेटा 12th में एमसीक्यू आता है, बुक के पीछे एक्सरसाइज में एमसीक्यू दिए हुए हैं, ये आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि अभी मेन स्लाइड जो दिखाऊंगा वो हम नोट्स बनाएंगे, जब मैं आपको पीडीएफ बाद में सेंड करूंगा, तो बस इतना ही काम है आपका, ठीक है। अब सुनिए, हेड ऑफिस जो होता है आरबीआई का, हेड ऑफिस है बेटा, हेड ऑफिस है बेटा, हेड ऑफिस है आरबीआई का मुंबई। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, वो भी क्लास 12th के, लास्ट ईयर है आपका स्कूलिंग का। तो बॉम्बे एक ऐसा स्टेट है, मुंबई एक ऐसा स्टेट है, मुंबई एक ऐसा स्टेट है जो भारत का इकोनॉमिक सेंटर है। लार्जर स्केल जीडीपी वहां से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सेंटर है हमारा, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, उसका हेड ऑफिस भी बॉम्बे है। आरबीआई जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, देश की पूरी फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसका हेड ऑफिस भी बॉम्बे में है, ठीक है जी, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और आरबीआई का जो हेड बंदा होता है उसको बोलते हैं गवर्नर। नोट उठाइए, घर में बैठ के लेक्चर देख रहे हो, नोट उठाइए, देखिए उसके नीचे गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। The head of RBI is called governor. The head office of RBI located in Mumbai. First question, आगे सुनिए अब। इनिशियल, अगर क्वेश्चन में पूछा है इनिशियल हेड ऑफिस बताइए आरबीआई का, इनिशियल हेड ऑफिस था आरबीआई का कोलकाता। सबसे पहले अंग्रेज काल में 1935 में इसका हेड ऑफिस था कलकत्ता में, पर सर अभी तो कह रहे हो मुंबई, तो बिल्कुल सही बेटा, कलकत्ता से मुंबई मूव हुआ 1937 में। ये भी एक क्वेश्चन है।
और आपके 12th लेवल पर, ये मैं तुमको थोड़ा एडवांस ही बता रहा हूं, आपके 12th लेवल पर सिर्फ क्वेश्चन ये है कि हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई तो मुंबई टिक कर दीजिएगा। अगर इनिशियल का बाय चांस क्वेश्चन आता है कि इनिशियल सबसे पहले कहां था, तो कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई में मूव हुआ 1937 में। आरबीआई है क्या भैया, एक अपेक्स बॉडी है। अपेक्स मतलब टॉप की बॉडी है। जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं जो लेक्चर 1 में पढ़ाया गया, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, एचडीएफसी, लेना बैंक, देना बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, जितने भी हैं, इन सारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर्स है, इन बैंकिंग सेक्टर्स को कंट्रोल करता है आरबीआई। यानी कि सरल भाषा में आरबीआई टॉप बॉडी है जो बाकी सारे बैंकिंग सेक्टर को, देश के पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अरे भैया, आपको एक छोटा सा तंबाकू खरीदना है तो भी पैसा देना है, वो आरबीआई का बना हुआ करेंसी देना पड़ेगा सामने वाले को। तो प्रिंटिंग द करेंसी, पूरी इकोनॉमी के अंदर नोट छाप के डाले हुए हैं उसने, उसी से इकोनॉमी सर्कुलेट हो रही है, चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो भैया बिना आरबीआई के देश नहीं चल पाएगा ये, ठीक है। अब आरबीआई इकोनॉमी की मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। आरबीआई के एक स्टेप से मार्केट में पैसा बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। सर कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, कोई पैसा नहीं लेगा ब्याज पे मार्केट से, बैंकों से, तो वो बात की बात है, मतलब कंट्रोलिंग है पूरी उसकी। एक पत्ता तक नहीं हिल सकता फाइनेंशियल सेक्टर का बिना आरबीआई के बिना। अब हम मूव करेंगे फेयर नोट्स पे। ध्यान देना, आरबीआई को बनाया गवर्नमेंट ने, ऊपर गवर्नमेंट है, ऊपर गवर्नमेंट है, पूरा देश चल रहा है आरबीआई से। अब हम जा रहे हैं फेयर नोट्स के ऊपर, आरबीआई को समझने के लिए और बेहतर तरीके से, और आरबीआई के फंक्शंस को। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज एन अपेक्स बैंक। अपेक्स मतलब टॉप, यहां से एमसीक्यू है। इट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, पूरी कंट्री के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। इट इज अ सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स। बेटा प्लीज ध्यान से देखिए, इशूइंग नोट्स, नोट इशू करता है, नोट। अब यहां पर एक और एमसीक्यू है, कॉइन्स इशू नहीं करता, कॉइन्स इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लिख लो, याद कर लो, कॉइन्स कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉइन कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका हेड ऑफिस भी मुंबई में है। आरबीआई ऐसे याद रख लो, आरबीआई चिल्लड़ काम नहीं करता कि कॉइन इशू कर रहा है। तभी देख लेना, कभी भी कॉइन के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा होता, देख लेना ध्यान से कल, या भी देख लो, कॉइन्स के ऊपर कहीं पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, नोट्स पे है, क्योंकि आरबीआई नोट्स प्रिंट करता है, कॉइन नहीं करता, कॉइन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। एंड कंट्रोल्स मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। एग्जांपल के तौर पे वही है आरबीआई इन इंडिया, तो पता ही आपको सेंट्रल बैंक बाहर। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसको लिखा है हमने, एक्ट ऑफ आरबीआई 1934 में आया, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई, ये भी मैंने समझाया। नेशनलाइजेशन आरबीआई का 1949 में हुआ। आरबीआई का जो हेड होता है कॉल्ड द गवर्नर, समझा चुका हूं ऑलरेडी। हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई लोकेटेड इन मुंबई एंड इनिशियल हेड ऑफिस इज कोलकाता, एंड कोलकाता से मुंबई में मूव हुआ था 1937 में। सर मजा आ गया। अब फंक्शन ऑफ आरबीआई, पहला फंक्शन मैं आपको समझा चुका हूं, करेंसी इशू करता है, देश की इकोनॉमी को चलाता है। पहला फंक्शन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो पहले फंक्शन को फटाफट से निकाल देते हैं। पहले देखिए, पहला फंक्शन लिखा हुआ है, कोई एक फंक्शन आता है पेपर में 3 नंबर के लिए मेरे भाई, तो आप अच्छे से देखेंगे। करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू, करेंसी रेगुलेटर और बैंक ऑफ इशू। सेंट्रल बैंक पोजेस द एक्सक्लूसिव राइट टू मैन्युफैक्चर नोट्स इन एन इकोनॉमी, नोट्स बनाता है, ठीक है, करेंसी नोट्स बनाता है। ऑल द सेंट्रल बैंक्स, ध्यान देना भाई, ऑल द सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में, मतलब सब देश का अपना सेंट्रल बैंक है, सब देशों के, है ना, आर, हमारा देश क्या आरबीआई, तो आर इन्वॉल्व्ड इन इशूइंग नोट्स टू द इकोनॉमी, क्योंकि उसी से तो इकोनॉमी चलेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी, एंड ड्यू टू दिस and due to this and due to this and due to this, the central bank is also known as bank of issue, note issue करता है। सिंपल है। देखो फंक्शन नंबर 2 को समझो, बैंक टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर चलाने के लिए बॉडी बनाई 1935 में, जिसका नाम पड़ा आरबीआई, ठीक है जी। गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, उसके नीचे आरबीआई है, आरबीआई के नीचे कमर्शियल बैंक है, और कमर्शियल बैंक के नीचे तोमर में है। ये है पूरी चेन। एक बार इस चेन को हम बनाते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। पूरा फाइनेंशियल मार्केट ऐसे रन हो रहा है, सबसे ऊपर बैठी है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बना दिया आरबीआई। देखो ध्यान देना बेटा, आरबीआई के पास ऑर्डर आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड आरबीआई आगे ऑर्डर डालता है, किसके ऊपर डालता है? कमर्शियल बैंक के ऊपर, और कमर्शियल बैंक की ऑर्डर किसके ऊपर डालता है? जनरल पब्लिक के ऊपर।
मैं आपको एक चीज याद करवा देता हूं, अगर आप मेरे को सुन लेंगे ना, आपका एमसीक्यू गलत हो ही नहीं सकता बोर्ड एग्जामिनेशन में। 8 नवंबर 2016 के दिन जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ, हिंदी भाषा में बोले तो नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन जब हुआ तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर डाले आरबीआई के ऊपर, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक पे, कमर्शियल बैंक ने पीपल पे। तो इन शॉर्ट जो मैंने फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, आप पहले इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, अपनी जनरल नॉलेज की बेसिस पे इसको समझिए। बैंक टू द गवर्नमेंट, आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक है। गवर्नमेंट को जब भी लोन की आवश्यकता होती है, गवर्नमेंट को जब भी लोन की आवश्यकता होती है, आरबीआई फंड्स अरेंज करके भारत सरकार को देती है। आप गूगल करके देखेंगे, आपको बहुत बड़ी बड़ी फिगर्स दिखाई देंगी जहां पर गवर्नमेंट को जब जब पैसों की जरूरत पड़ी है तो उन्होंने आरबीआई से लोन लिया, आरबीआई देती है। सर आरबीआई पे कहां से आएगा? आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक डिपॉजिट रखता है। आरबीआई के पास कहां से आता है पैसा? कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक क्या है? ये लेक्चर 1 में पढ़ाया गया। तो और सर कमर्शियल बैंक के पास पैसा कहां से आता है? सर हम रखते हैं ना कमा कमा के, आप लोग अकाउंट खोलते हो ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जमा करवाते हो, तो हम जो पैसा बैंकों में जमा करवाते हैं, कमर्शियल बैंक उसमें से एक रिजर्व निकालकर आरबीआई को देता है, फिर आरबीआई जरूरत पड़ने को आगे लोन देता है। इस टाइप में सर्कुलेशन ऑफ प्रोडक्शन चलता रहता है। सर गवर्नमेंट क्यों लोन लेगी? अरे भैया गवर्नमेंट लोन ले रही है, मान लो कोई इलेक्शन है, उसमें काम है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, नया फ्लाईओवर बन रहा है, गवर्नमेंट को भी जरूरत पड़ती है मेरे भाई, भगवान नहीं है गवर्नमेंट, इंसान ही है, ठीक है। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का सारा काम मैनेज करती है। गवर्नमेंट को कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए तो वो भी आरबीआई देगी, पॉलिसी बनानी है वो भी आरबीआई बनाएगी, क्योंकि आरबीआई में जो टीम है, जो लोग बैठ रहे हैं, वो एक्सपर्टाइज लोग हैं, उनका रोज का काम है फाइनेंशियल मार्केट के साथ डील करना, और हेड ऑफ आरबीआई गवर्नर है, मैंने बता रखा है तुम्हें। तो ये पिक्चर बनाओ दिमाग में कि गवर्नमेंट है ऊपर, गवर्नमेंट का बैंक है ये आरबीआई। आरबीआई पब्लिक के साथ डील नहीं करता बेसिकली, ध्यान से समझना। देखो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एज द बैंक टू द गवर्नमेंट, बैंक टू द गवर्नमेंट। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक से आता है, इश्यू फंड्स टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को फंड इश्यू करता है जरूरत पड़ने पे। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स, सरकार की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी पेमेंट्स को रिसीव करना, पेमेंट करना, मैनेज करना, सारा। आपको एक सरल लाइन में बोल देता हूं मैं, आरबीआई गवर्नमेंट का चमचा है, आरबीआई गवर्नमेंट का चमचा है। गवर्नमेंट जो बोलेगी वो करेगा, सब काम करेगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने बनाया उसको। पेमेंट लेना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, उनकी फंडिंग्स करना, गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है तो अरेंजमेंट करवाना, ये सब काम करता है। तो ये फंक्शन बता रहे हैं, फंक्शन मतलब काम आरबीआई का। फॉर द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो ऑफर, देखो सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, आरबीआई ऑल्सो ऑफर शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिकवर बैड फेसेस इन द इकोनॉमी। जब गवर्नमेंट को टेंशन होती है, और अगर आज की डेट की मैं बात करूं, भारत, हमारे आरबीआई ने अभी कुछ गोल्ड रिजर्व्स बेचे हैं पैसे के उसमें, तो किसके कहने पे बेचा है? गवर्नमेंट के कहने पे। बैड फेस चल रहा है तो सेंट्रल बैंक फंड्स अरेंज करके देती है गवर्नमेंट को, शॉर्ट टर्म लोन देती है बैड फेस से निकलने के लिए। तो भैया पूरा पैसों का लेखा जोखा जो है आरबीआई के पास है, भारत सरकार का। देखिए, इन गवर्नमेंट के कहने पे आरबीआई खरीद और बेच करती है, शेयर्स हो, सिक्योरिटी हो, या रिजर्व हो, या गोल्ड हो। अब देखो वही चीज लिखी हुई है, इन एडिशन टू बीइंग द बैंक टू द गवर्नमेंट, इट एक्ट्स एज एन एडवाइजर, एडवाइस भी करती है, एडवाइजर भी है, एजेंट भी है। एडवाइजर पॉलिसी बनाने में एडवाइस करती है गवर्नमेंट को, और खरीदने और बेचने में ऑफ द गवर्नमेंट, बाय प्रोवाइडिंग एडवाइस टू द गवर्नमेंट इन एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में एडवाइस करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में एडवाइस करती है, लोन्स देने में, ठीक है। इन एडिशन टू दैट सेंट्रल बैंक इज इंस्ट्रूमेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज, देश की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, दो पॉलिसीज होती है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को मैनेज करना ताकि देश की इकोनॉमी अच्छे से चले, ये काम भी आरबीआई का होता है। अब हो सकता है कोई बच्चा सोच रहा हो सर कहां अच्छे से चल रहा है, बेटा ट्राई है, हो रहा है नहीं हो रहा, कंट्रोल किसी के कुछ नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं। दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ मनी इन द मार्केट, पैसा कैसे चले मार्केट के अंदर, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई को कंट्रोल करना, ये सब जिम्मेदारी आरबीआई की है, और ये आरबीआई को जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने दी है। अब कहोगे कि सर इन्फ्लेशन तो कहीं कंट्रोल नहीं हो रहा, बेटा देखो कोशिश चल रही, नहीं हो रहा, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। दो फंक्शन पढ़ाए मैंने आपको। फंक्शन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा, फंक्शन नंबर 3, कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी या रिजर्व्स, कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल करेंसी एंड रिजर्व्स। आपको पता है हमारा जो देश होता है वो फॉरेन रिजर्व्स को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है, रिजर्व करता है,
जैसे डॉलर, पौंड, यूरो। डॉलर्स पे बेसिकली बातें करते हैं, वाइडर करेंसी है, डॉलर पे बात करते हैं। फॉरेन करेंसीज एक देश रिजर्व करता है, इंडिया भी करता है सर। इससे क्या होता है, इससे कंट्री की स्ट्रांगनेस होती है। अब हमारे पास बहुत लार्जर स्केल पे मान लो फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए हैं, डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो जैसे कोविड आया था हमारे पास 19 में, जब 20 में 2020 में कोविड आया, कोविड के टाइम पे हमें वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, दूसरे देशों से चीजें इंपोर्ट करानी है, हमारे पास हैविली डॉलर्स पड़े हैं, तो हम देके चीजें मंगवा सकते हैं। हमारे देश को घाटा लग रहा है कोई, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। सर ये फॉरेन करेंसीज आती कैसे है? अंग्रेज आ रहे हैं हमारे पास घूमने, फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं, हम चीजें बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको डॉलर मिलेंगे। अब वो एक कंट्री के अंदर इसको रिजर्व करना, इसको कस्टोडाइन करना, वो भी काम एक देश के सेंट्रल बैंक का होता है, जैसे कि भारत में हमारे आरबीआई जी का है। ठीक है जी। तो कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व, इंटरनेशनल रिजर्व ये डॉलर बॉन्ड को इकट्ठा करने का काम, रिजर्व मेंटेन करने का काम भी आरबीआई का होता है। और ये रिजर्व्स काम आते हैं इमरजेंसी सिचुएशंस पे, जिससे देश को बचाया जा सके, जैसे कि हमने कोविड में देखा। ठीक है, आपको रियल फील लेना है, समझना है। देखो, an important function of the central bank is to maintain a minimum balance of foreign currencies, clearly mentioned है, dollar bond XYZ। the purpose, इसका पर्पस क्या है जो मैं आपको सुना चुका हूं। the purpose of maintaining such a balance is to manage emergency requirement जैसे कि COVID-19 of foreign reserves and also overcome any adverse मतलब होता है बेटा नेगेटिव, adverse मतलब नेगेटिव, डेफिशिएंट मतलब घाटा ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमारा घाटा हुआ हो कोई देश का, तो वो कवर कर सकते हैं। तीन फंक्शन मैंने आपको समझाया मेरे भाई, बैंक ऑफ इश्यू, बैंक टू द गवर्नमेंट एंड कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स। सर बेसिकली आप ये कह रहे हो कि सेंट्रल बैंक इट इज एन अपेक्स बैंक टू कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम, पूरा देश का बैंकिंग सिस्टम एक हेल्दी और साउंड वे में चले, ये पूरा कंट्रोल हमारे आरबीआई के हाथ में है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1935। देखिए फोर्थ फंक्शन के कोने पे मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 3 नंबर में बहुत बार पूछा है। देखो, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का मतलब यहां पर है ऑप्शन, रिजॉर्ट का मतलब यहां पर मेरे भाई ऑप्शन है। सर इसका मतलब क्या होता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का? देखो मैं बताता हूं, हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक क्या है ये मैं पढ़ा चुका हूं, जो आपके आसपास होते हैं फर्स्ट लेक्चर में। कमर्शियल बैंक को जब कोई क्राइसिस हो जाती है, बैंक्स को भी क्राइसिस हो जाती है, अगर आप बोल करके देखेंगे तो देना बैंक में क्राइसिस हुई है कई बार, देना बैंक में। ठीक है, रियल अगर टच देना चाहते हो तो कमर्शियल बैंक में कई बार क्राइसिस होती है, फंड्स खत्म हो जाते हैं, पैसा नहीं होता, प्रॉब्लम होते हैं, लॉस में जा रहे होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पहले वो बैंक कोशिश करता है मैनेज करने की बहुत ज्यादा खुद से, एट द एंड अगर मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा उससे, या उस पे फंड्स नहीं अरेंज हो रहे, तो लास्ट ऑप्शन, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट ऑप्शन बचता है उसके पास आरबीआई। और आरबीआई मना नहीं कर सकती, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग सेक्टर को अच्छे तरीके से चलाने का काम किसका है? आरबीआई का। तो वो बैंक उठ के किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा और फंड्स मांगेगा कि भैया मुझे मैनेज करिए, और आरबीआई उसको उठाएगा ऊपर, है ना। क्योंकि अगर बैंकिंग सेक्टर डैमेज होने लगे इकोनॉमी के अंदर, तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, कोई अपना बैंक में पैसा ही नहीं डालेगा, पर तो बैंक आगे प्रोड्यूसर्स को लोन नहीं दे पाएगा, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को लोन हम जैसे लोगों से ही मिलता है, जो हम लोग हाउस होल्ड सेव करते हैं, छोटा छोटा करके बैंक में डालते हैं, वो सब पैसा उनको देते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो समझो लास्ट ऑप्शन, जब कमर्शियल बैंक पे पैसा नहीं होता, इधर उधर से ट्राई मारने के बाद भी कुछ नहीं होता, तो अंत में मुंह उठाकर वो जाएगा आरबीआई के पास, और आरबीआई हेल्प करेगी, बचाएगी उसको कोलैप्स होने से इकोनॉमी को। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लास्ट रिजॉर्ट मतलब ऑप्शन, बाय प्रोवाइडिंग मनी टू इट्स मेंबर बैंक्स, मेंबर बैंक्स मतलब कमर्शियल बैंक, ओके, इन टाइम्स ऑफ कैश क्रंच, जब उस बैंक के पास कैश की क्रंच है, यानी कि शॉर्टेज है या प्रॉब्लम्स है। It performs this function by providing loans against securities। देखो लोन तो जो देगा आरबीआई उस बैंक को ऊपर उठाने के लिए, उससे एक सिक्योरिटी लेगा उसकी, कोई जो भी उसके पास रिजर्व्स होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट्स होंगे, वो रख के फिर उसको पैसा देगा। This is regarded as one of the most crucial function of the RBI, most crucial function of the RBI, where it helps in protecting the financial structure of the economy from collapsing, मतलब गिरने से बचाना, ठीक है, गिरने से बचाना। चलिए जी, पांचवा फंक्शन पढ़ते हैं मेरे भाई, बहुत आराम आराम से पढ़ते हैं।
क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट, क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफर एंड सेटलमेंट। देखो कई बार क्या होता है, बहुत आराम से समझना, कमर्शियल बैंक आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, खरीदते हैं उनकी एसेट्स के बेसिस पे, सिक्योरिटी के बेसिस पे। आरबीआई पूरी नजर रखता है चील की तरह कि एसबीआई और एचडीएफसी में क्या डीलिंग्स हो रही हैं, कितना सेटलमेंट हुआ उनका। तो ये भी आरबीआई का फंक्शन है, क्योंकि पैसा तो जनता जनार्दन का है, जनता के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है जो अगला लिखा हुआ है। तो आरबीआई क्लियरिंग हाउस एंड ट्रांसफर सेटलमेंट पे भी नजर रखती है। ये भी फंक्शन है कि कमर्शियल बैंक जो है वो सही से चल रहे हैं, कोई गलत काम, कोई गलत तरीके से फंडिंग्स तो नहीं हो रही इन बैंकों के अंदर। सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड हेल्प्स इन सेटलिंग ऑफ म्यूचुअल इंडेप्टनेस, यानी कि जो भी कर्जा लिया दिया जा रहा है ऑफ द कमर्शियल बैंक के बीच में, एक फेयर वे में हो रहा है। कोई बैंक किसी को पैसा दे रहा है तो सिक्योरिटी ले रहा है ना उसके बदले में, कभी 6 दिन बाद आके बोल दो भैया पैसा डूब गया मेरा, सिक्योरिटी के बेसिस पे ही होगा सारा। एक बैंक को भी सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, आरबीआई लोन दे रहा है बैंक को तो सिक्योरिटी लेगा भाई वो, ठीक है। सिक्योरिटी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट है उसकी, बॉन्ड्स पड़े हैं, उसके बाद डिवेंचर्स पड़े हैं, उसके बाद शेयर्स पड़े रख के फिर होगा। इन अ क्लियरिंग हाउस द representatives of the different banks meet and settle the interbank payment। interbank payment मतलब दो बैंकों के बीच में जो हो रहा है लेन देन, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो छठा फंक्शन और सातवां फंक्शन कोई खास नहीं है, मैंने लिखा भी है सातवें के ऊपर, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना। प्रोटेक्टिंग डिपॉजिट्स इंटरेस्ट, जो लोग पैसा बैंकों में डिपॉजिट करते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। देखो हम लोगों ने बैंकों में पैसा डाल के हम निश्चिंत होकर रहते हैं, हमें पता है इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोलिंग बाय आरबीआई, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ हैंड है, श्योरिटी मिल चुकी है। कोई टेंशन में रहता है कि बैंक में पैसा डाल के गया पैसा ना डूब जाए, निकालने जाओ मिलेगा ही, कोई नहीं रहता, क्योंकि इतनी श्योरिटी है ना। तो सेंट्रल बैंक जो है आल्सो नीड्स टू कीप एन आई, देखो आई आके रखता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं आरबीआई कमर्शियल बैंक के फंक्शनिंग पे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। 7 फंक्शन खाली एमसीक्यू है, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज नहीं है इसका, आगे पूरे चैप्टर में यूज है तो वो बाद में देख लेंगे, इसको भी नहीं है प्रैक्टिकली 12th लेवल पे, वो आगे है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, मार्केट में क्रेडिट को कंट्रोल करता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से। सर कैसे? अरे सरल सुन लो, कुछ नहीं है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आरबीआई ने एक नोटिस जारी कर दिया सभी बैंकों को कि अब तुम्हें 8% पे होम लोन नहीं देना है, तुम्हें 10% पे देना है। आरबीआई ने एक नोटिस जारी करा कमर्शियल बैंक को, तुम लोगों को 8% पे होम लोन नहीं देना है, 10 पे देना है। बैंक को मानना पड़ेगा, क्योंकि टॉप लेवल से आरबीआई टॉप अथॉरिटी जो कंट्रोल कर रही है, मानना पड़ेगा। अब जैसे 8% से 10% पे अगर होम लोन मिलने लगा तो मेरी जो जनता जनार्दन है वो लोन लेना कम कर देगी, क्योंकि पहले ब्याज भरना पड़ता था 8 रुपए का, अब ब्याज भरना पड़ेगा 10 रुपए के हिसाब से 10%। तो मैं क्यों लूंगा ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन? मुझे नहीं चाहिए भाई, मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं खर्च नहीं करूंगा, मार्केट में कैश फ्लो कम हो जाएगा। और आरबीआई चाहती थी कि सिचुएशन में कैश फ्लो कम हो, हो गया कंट्रोल। अब आरबीआई चाहती है कि कैश फ्लो बढ़े, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से ये बातें आगे बताई जाएंगी आपको कैसे करना है अभी चैप्टर में, अभी इतना ही समझो। 8% पे होम लोन नहीं देना, पब्लिक को 5 पे दो होम लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, 8 की जगह 5%। पहले मुझे लोन लेता था 8 रुपए देने पड़ते थे, अब लूंगा तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, तो मैं तो खुश हो गया, पैसा बच रहा है, ज्यादा लोन लेगी पब्लिक और लोग कनेक्ट होंगे, लोन लेंगे, क्रेडिट लेंगे, उधार खर्चा करेंगे, फिर मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। तो मैंने आपको जो फंक्शंस पढ़ाए हैं आज आरबीआई के इस लेक्चर के अंदर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और रियलिस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार बोर्ड की स्क्रीन सारी जो है एक बार स्लाइड्स को देख लीजिए, अपेक्स को बोल्ड करें, यहाँ से एमसीक्यू होता है और ये जो स्लाइड बनाई है इसमें डेट्स के सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फिर हमने एक एक करके फंक्शंस को एक्सप्लेन करा। नोट इशू आरबीआई करता है, कॉइंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है, इसका हेड ऑफिस भी बॉम्बे में है। गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा ले देके। थर्ड फंक्शन जो है हमारा शायद ये रहा, कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व। जब मैंने कोविड का एग्जांपल दिया, सारे रिजर्व्स को स्टोर करना इनका काम होता है। लास्ट ऑप्शन, जब कहीं से लोन नहीं मिलता, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, तो हम आरबीआई के पास जाएंगे। एंड क्लियरिंग हाउस का मैंने समझा दिया, पूरी नजर रखता है, हमारे सारे फंक्शंस यहाँ पर क्लियर हो गए। चलिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे देखते हैं। चलिए गुड बाय। मैंने आपको आरबीआई के फंक्शन समझा दिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई जारी रखिए अपनी इकोनॉमिक्स की।